हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक ऑन फोमा एजुकेशनल हब। देखिए लास्ट लेक्चर के अंदर हम लोग यही डिस्कस कर रहे थे कि ब्लैक बॉडी क्या है और थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पढ़ा था क्योंकि वो पहला लेक्चर था यूनिट नंबर 4 का। तो उसमें हमने ब्लैक बॉडी के बारे में बताया था, कृष्णिका के बारे में बताया था और बोला था कि ब्लैक बॉडी रेडिएशन क्या होता है, कृष्णिका विकिरण क्या होता है। तो मैं थोड़ा सा रिकेप कर देता हूँ। हमने ये पढ़ा कि कोई भी एक बॉडी है, कोई भी एक वस्तु है, अगर वो हर प्रकार के तरंग दैर्ध्य की लाइट को उत्सर्जित कर सकती है और अवशोषित कर सकती है, वो एमिट भी कर सकती है हर टाइप की वेवलेंथ को और एब्जॉर्ब भी कर सकती है, तो उस बॉडी को, उस ऑब्जेक्ट को, उस वस्तु को हम लोग ब्लैक बॉडी बोलते हैं, उसको हम लोग कृष्णिका बोलते हैं। और वो जो लाइट का रेडिएशन होता है, जो विकिरणें उत्सर्जित होती है, उसको कृष्णिका विकिरण, ब्लैक बॉडी रेडिएशन बोलते हैं। इतनी बात समझ में आ गई। तो ये जो अपना पॉइंट था इसके अंदर, ये वाला पॉइंट क्लियर हो गया। अब इसका जो ग्राफ होता है, इसका जो कर्व है, उसके बारे में एक्सप्लेनेशन देंगे इस लेक्चर के अंदर, ठीक है। तो ब्लैक बॉडी का जो कर्व है उसके बारे में बात करते हैं। चले, तो मैंने बताया कि कोई जैसे ब्लैक बॉडी है एक, तो वो ब्लैक बॉडी है, हर टाइप का लाइट एमिट करता है, उत्सर्जित करता है, विकिरणें उत्सर्जित करता है, लाइट को रेडिएट करता है। अब वो जो लाइट रेडिएट कर रहा है तो उसमें एनर्जी और लेमडा के बीच में अगर मैं ग्राफ बनाऊं तो वो ग्राफ इस तरीके का कुछ बनता है। तो उस ग्राफ के बारे में एग्जैक्ट आइडिया देखते हैं हम लोग, वो कैसे क्या है उसके बारे में बात करते हैं। देखिए एक सेकेंड, हम थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेते हैं। हाँ जी, देखिए ये ब्लैक बॉडी रेडिएशन का कर्व है, ये इस तरीके से ग्राफ बनाया गया। आप इसमें से कोई एक लाइन समझ लो पहले, मतलब ये अलग अलग टेम्परेचर पे बनाया गया, लेकिन एक पर्टिकुलर टेम्परेचर बनाएंगे पर तो ये एक लाइन मिलेगी कोई ना कोई। फिर ये दूसरे टेम्परेचर पे बनाया तो अलग लाइन मिल गई। तो मैं पहले इसका थोड़ा सा इस तरीके से बना देता हूँ, एक सेकेंड। ऐसा है कि जब ग्राफ बनाया गया तो ये देखा गया कि कौन कौन से लेमडा की लाइट उत्सर्जित हो रही है, कौन कौन से वेवलेंथ की लाइट एमिट हो रही है। वो जब नोटिस किया गया तो अपने को पता चला तो इसमें तो सारी लाइट एमिट होती है, और जो सारी लाइट एमिट होती है ये जनरली यहाँ पर इसको यू भी लिख देते हैं, एनर्जी डेंसिटी भी लिखते हैं, यू लिखते हैं, यू लेमडा या यू बोल लो इसको। कई जगह पर इसको ई भी लिखा जाता है, कई जगह पर यू भी लिखा जाता है। तो ये इस टाइप का ग्राफ बनता है, ये टच नहीं करता है यहाँ पे, ये इन्फिनिटी पे जाता है, आप ये समझ लो इन्फिनिटी पे जाके टच करेगा। इसका मतलब हो गया कि हर टाइप की वेवलेंथ, हर टाइप की लाइट उत्सर्जित होगी, मतलब गामा किरणें भी निकलेगी, एक्स किरणें भी निकलेगी, अल्ट्रावायलेट भी निकलेगी, दृश्य प्रकाश भी निकलेगा, रेडियो वेव्स भी निकलेगी, सब कुछ निकलेगा यहाँ से, हर टाइप की लाइट को उत्सर्जित करेगा। आगे बात समझ में, ये ग्राफ मिला। इस ग्राफ को यहां पर देखें तो ये इस तरीके से दिख गया, ठीक है। अब अगर मैं इसका थोड़ा सा बेटर एक्सप्लेनेशन दूं तो ये ऐसा है, इस ग्राफ से क्या क्या पता चलता है, सुनो। पहला पॉइंट क्या पता चल रहा है, ये पॉइंट नोट्स में लिखे हुए हैं, आप तो समझ लो इनको। पहला पॉइंट, एक तो ये पता चलता है कि लेमडा के हर एक मान के लिए प्रकाश उत्सर्जित होता है, हर एक ईच एंड एवरी वैल्यू ऑफ लेमडा के लिए क्या होता है, एनर्जी रेडिएट होता है, ठीक है, क्लियर। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट अगर बात करें तो ऐसे बात कर सकते हैं, इसको देख के क्या लगता है, पहले पहले जैसे जैसे लेमडा का वैल्यू बढ़ता है एनर्जी बढ़ती जाती है, एनर्जी या एनर्जी डेंसिटी जो भी मान लो, वो बढ़ता जाता, फिर एक टाइम पे एक पीक मिलता है अपने को, एक पीक मिलता है यहाँ पे, मैक्सिमम वैल्यू मिल जाता है, फिर वापस से कम होने लग जाता है और कम होता जाता है। ये पैटर्न देखने को मिला। तो दूसरा पॉइंट ये लिख दिया हमने कि पहले तो क्या होता है, इंक्रीज होता रहता है, और फिर क्या होता है, मैक्सिमम तक पहुंचता है और फिर डिक्रीज होता है। आगे बात समझ क्लियर। चलिए, ये हो गया। ये थर्ड पॉइंट, जहां पर जरूरी नहीं कि मैंने नोट्स में भी सेम सीक्वेंस में लिख रखे हो, पॉइंट्स तो आगे पीछे हो सकते हैं, लेकिन कंसेप्ट आप समझ लो, नोट्स में लिखे हुए हैं सारे। जिस लेमडा के जिस वैल्यू पर मैक्सिमम मिलता है,
लेमडा के जिस वैल्यू पर एनर्जी उत्सर्जन अधिकतम होता है, मैक्सिमम एनर्जी रेडिएशन होता है, उसको लेमडा एम से लिखते हैं, एम फॉर मैक्सिमम, लेमडा एम फॉर मैक्सिमम है वैसे ये, तो जनरली इसको लेमडा एम ही लिख दिया जाता है। क्लियर? चमका कि नहीं चमका? चमक रहा है? ठीक है, एक पॉइंट ये हो गया। एक पॉइंट और बात कर लेते हैं। ये जो ग्राफ का क्षेत्रफल है ना, इसके एरिया अंडर द कर्व, ये इस ग्राफ के कर्व के वक्र के नीचे का जो क्षेत्रफल है, एरिया अंडर द कर्व, ये एरिया अंडर द कर्व एक्चुअल में क्या बताता है? ये जो एरिया अंडर द जो कर्व है, ये एरिया अंडर द कर्व, ये बताता है कि टोटल कितनी एनर्जी उत्सर्जित हुई है, टोटल कितनी एनर्जी रेडिएट हुई है, उसको बताता है। जैसे मान लो आपका एक ब्लैक बॉडी है, और वो ब्लैक बॉडी मान लो मैं बताऊं तो जैसे 50 जूल एनर्जी उत्सर्जित कर रहा है। कितनी? 50 जूल। तो अगर इस एरिया, अगर उसके लिए आप ये ग्राफ बना रहे हो, इस ब्लैक बॉडी का अगर ये ग्राफ है, तो इसका ये जो एरिया निकालोगे इसके नीचे का ये पूरा, तो ये एरिया का जो वैल्यू आएगा वो 50 जूल के बराबर आएगा। इसका कहने का मतलब ये है। तो जो एरिया अंडर द कर्व है, जो क्षेत्रफल है वक्र के नीचे का, वो उत्सर्जित कुल ऊर्जा को बताता है, टोटल रेडिएटेड एनर्जी को बताता है। ये चमका? एक पॉइंट और हो गया ये। क्लियर है? अब इंपॉर्टेंट पॉइंट आ रहा है। 4 पॉइंट बताए, मैं 4 पॉइंट को एक बार दोबारा से रिपीट कर रहा हूं। पहला पॉइंट ये है कि हर एक लेमडा के लिए एनर्जी रेडिएट होती है, हर एक तरंग दैर्ध्य के लिए ऊर्जा उत्सर्जित होती है। दूसरा पॉइंट, पहले लेमडा का वैल्यू जैसे जैसे बढ़ता है, ये बढ़ता जाता इंक्रीज होता रहता है, फिर मैक्सिमम तक पहुंचता है, एक मैक्सिमम मिलता है, फिर वापस से नीचे आ जाता है। 2 पॉइंट। तीसरा पॉइंट, ये जिस लेमडा के जिस वैल्यू के लिए ये मैक्सिमम मिलता है, उसको लेमडा एम से रिप्रेजेंट करते हैं। 3 पॉइंट। चौथा पॉइंट, इसके एरिया अंडर द जो कर्व है वो टोटल एनर्जी, रेडिएटेड एनर्जी को एक बताता है, जो इसके नीचे का जो एरिया है, क्षेत्रफल कुल उत्सर्जित ऊर्जा को बताता है। 4 पॉइंट हो गए, क्लियर हो गए। ये ग्राफ को एक्सप्लेन कर दिया, 4 पॉइंट तो लिख दिए। नेक्स्ट पॉइंट देखो अभी। नेक्स्ट पॉइंट जो है उसको मैं स्पेशल पॉइंट बोल रहा हूं, क्योंकि वो जो पॉइंट वो वीन का विस्थापन नियम है। इस ग्राफ को ही वीन ने एक्सप्लेन किया, तो वीन ने अपना अंदाज में कुछ बताया इसमें, और वीन ने एक एक्सपेरिमेंट करके देखा। क्या एक्सपेरिमेंट करके देखा? वीन ने ऐसे बोला, क्या बोला? वीन ने ऐसे बोला कि जैसे ये ग्राफ है आपका, जो भी आपका ये ग्राफ है, हम लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये ग्राफ है। ये मान लो कि कोई ब्लैक बॉडी का जो टेम्परेचर है वो कांस्टेंट रहता है। ब्लैक बॉडी पे जैसे 50 डिग्री का टेम्परेचर, तो वो 50 डिग्री हमेशा मेंटेन रहेगा। तो जैसे मान लो कोई ब्लैक बॉडी है, उसका 50 डिग्री टेम्परेचर के लिए मैंने बनाया था, ये 50 डिग्री सेंटीग्रेड वाली ब्लैक बॉडी का ग्राफ बनाया, ये बन गया। अगर टेम्परेचर बढ़ाऊं मैं, मतलब मान लो कि ब्लैक बॉडी का टेम्परेचर 70 डिग्री है, तो उसका जो ग्राफ बनेगा वो कैसा बनेगा? वो ग्राफ ऐसा बनेगा। शेप तो थोड़ा थोड़ा ऐसा आएगा, लेकिन इसमें चेंज क्या हुआ? टेम्परेचर मैंने थोड़ा बढ़ाया, टेम्परेचर जैसे 70 डिग्री कर दिया, तो टेम्परेचर बढ़ाने पर क्या चेंज हुआ? चेंज ऐसे हुआ कि ये जो पीक वैल्यू था, ये मैक्सिमा जो था, ये थोड़ा सा पीछे चला गया। देखो, इसका पीक यहां पे मिल रहा था, इसका पीक थोड़ा सा इधर मिल गया। मतलब ये जो पीक है, अधिकतम मान है, ये थोड़ा सा पीछे चला गया। लेमडा एम ये थोड़ा पीछे आ गया। मतलब जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाओगे, लेमडा एम का वैल्यू क्या होगा? कम होगा। और अगर टेम्परेचर बढ़ा दूं मैं, तो ये पीक और पीछे चला जाएगा। थोड़ा टेम्परेचर और बढ़ा, पीक और पीछे चला गया, इधर आ जाएगा। ये लेमडा एम। समझ आई कि नहीं आई बात? लेमडा एम धीरे धीरे पीछे जाता है। ये यहां पे भी देख सकते हो आप। इधर पहले देखो, ये ग्राफ था, एक सेकंड ठीक से देखो इसको। ये रेड लाइट के लिए था, इसका पीक यहाँ पे मिल रहा था। फिर टेम्परेचर बढ़ाया, जैसे पहले 4000 केल्विन के लिए था, ये रेड वाला 4000 केल्विन के लिए
तो इसका पीक यहाँ मिल रहा था। फिर टेम्परेचर बढ़ा है, येलो लाइट का 6000 केल्विन के आसपास टेम्परेचर होता है, तब येलो लाइट मिलती है। तो टेम्परेचर बढ़ा तो इसका पीक देखो थोड़ा पीछे चला गया। फिर और टेम्परेचर बढ़ाया, जैसे 18000 केल्विन कर दिया, तो ये ब्लू लाइट मिलने लग जाती है यहाँ पे। तो इसका टेम्परेचर देखो और मतलब इसका पीक और पीछे चला गया। तो इससे एक चीज पता चली, इससे एक चीज ये पता चली, इसका अगर मैं एक सेकेंड, इससे एक चीज ये पता चली कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाओगे लैम्डा एम का वैल्यू क्या होगा, कम होगा। मतलब लैम्डा एम जो है वो टेम्परेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। टेम्परेचर बढ़ेगा लैम्डा एम कम होगा। मतलब लैम्डा अधिकतम जो तरंगदैर्ध्य का मान है वो ताप के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये बात समझ में आई। और ये हो गया आपका 4 पॉइंट हो गए थे, ये 5वां पॉइंट हो गया। और ये 5वां पॉइंट है वीन का विस्थापन नियम। वीन का विस्थापन नियम, डिस्प्लेसमेंट लॉ ऑफ वीन्स, डिस्प्लेसमेंट लॉ, वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। ये वीन ने बताया था ऐसा कि टेम्परेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है लैम्डा, लैम्डा एम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। लैम्डा एम का मान ताप के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये हो गया वीन का विस्थापन नियम। ये डेफिनेशन है इसका, नोट्स में लिखा हुआ है। इसको समानुपाती के चिन्ह को हटाने के लिए, प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाने के लिए कांस्टेंट ले लेते हैं, बी लिख दिया। इसको जनरली बी लिखते हैं। और ये जो बी है ये है वीन्स कांस्टेंट, वीन्स कांस्टेंट, वीन का नियतांक बोलते हैं, वीन नियतांक। और इस वीन नियतांक का जो वैल्यू आता है ये कुछ आता है 2.93 इंटू 10⁻³ हाँ कुछ ऐसा सा वैल्यू आता है इसका, केल्विन मीटर। ये इसका वैल्यू आता है। ये वीन का सूत्र हो गया। ये वीन का सूत्र है, वीन का विस्थापन नियम है, सॉरी वीन का विस्थापन नियम है, वीन से डिस्प्लेसमेंट लो। ये कहानी समझ में आ गई क्या? इसको अगर मैं बताऊं कि टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ता है लैम्डा एम कैसे कम होता है, तो अगर इसको मैं अगर बताऊं तो देखो ये ऐसे भी होता है। एक सेकेंड, यहां से देखना, ये यहां पर है इसका पीक। अभी इस टाइम पर पीक कहां पर है, यहां पर है इसका पीक, दिख रहा है इसके अंदर। अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाता हूं तो इसका पीक देखना। अगर मैं टेम्परेचर का वैल्यू इंक्रीज करता हूं तो इसका पीक देखना। पीछे ये पीक पीछे की तरफ जाएगा। टेम्परेचर बढ़ा रहा हूं तो देखो पहले पीक देखो, अभी देख लो पीक। अब जैसे अभी पीक सपोज ये रेड के यहाँ पे बॉर्डर पर है। अभी जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा हूँ, टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा हूँ, ये यहाँ पर आ गया, ग्रीन में आ गया पीक। अब देखो इसमें ब्लू में चला जाएगा पीक, ब्लू में चला गया ना, मतलब पीक धीरे धीरे पीछे जा रहा है। तो वीन ने जो बताया था वो एक्सपेरिमेंटली वैसे वो प्रूव उस तरीके से होता है। आई बात समझ में? तो ये कहानी थी वीन की। क्लियर है ये बात? तो वीन ने, ये वीन का विस्थापन नियम हो गया, चमका। तो वीन का विस्थापन नियम पूछा तो एग्जाम में किस तरीके से पूछ सकता है? एग्जाम में ऐसे पूछेगा कि कृष्णिका विकिरण क्या होता है, कृष्णिका विकिरण के लिए वीन का विस्थापन नियम बताइए। आ गई बात समझ में? तो पहले तो इतनी देर जो मैंने ब्लैक बॉडी का डेफिनेशन बताया वो लिखना है, फिर वो थोड़ा सा ग्राफ को एक्सप्लेन कर देना और उसके बाद में ये लोल बता देना। तो व्हाट इज ब्लैक बॉडी रेडिएशन एंड एक्सप्लेन द वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। तो उसमें यहाँ तक की कहानी लिखनी है, ठीक है। इसके बाद में ये ग्राफ को एक्सप्लेन कर रहा है। अभी 5वां पॉइंट हो गया। 6th पॉइंट की बात करता हूं। स्टीफन का नियम, स्टीफन नियम, स्टीफन का नियम, स्टीफन्स लॉ। स्टीफन भाई साहब ने क्या बताया? इन्होंने ये बताया कि आपका जो टोटल एनर्जी उत्सर्जित हो रहा है ना, टोटल ऊर्जा जो उत्सर्जित हो रहा है, जो ग्राफ में आप बात कर रहे थे, एक सेकेंड, आप जो ये बात कर रहे थे ना कि टोटल एनर्जी क्या होता है, इस एरिया अंडर द कर्व होता है।
टोटल एनर्जी क्या होता है, इस ग्राफ के नीचे जो एरिया आ गया वो टोटल एनर्जी को बता रहा है, ठीक है। तो जो एरिया अंडर द कर्व होता है, जो टोटल एनर्जी मान लो E है, तो जो E है वो टेम्परेचर की चतुर्थ घात के समानुपाती होता है, टेम्परेचर की 4th पावर के प्रोपोर्शनल होता है। ये बताया स्टीफन ने, ये स्टीफन का नियम है। तो स्टीफन के नियम के अनुसार उत्सर्जित कुल ऊर्जा, कृष्णिका विकिरण में उत्सर्जित कुल ऊर्जा ताप की चतुर्थ घात के समानुपाती होता है। द टोटल रेडिएटेड एनर्जी इन ब्लैक बॉडी रेडिएशन इज प्रोपोर्शनल टू द 4th पावर ऑफ द टेम्परेचर। आई बात समझ में? तो ये T2 पावर 4 के प्रोपोर्शनल होता है। यहां पर इसको प्रोपोर्शनलिटी साइन को रिमूव करने के लिए एक कांस्टेंट काम में लिया जाता है, और इस कांस्टेंट को हम लोग जनरली सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये E इक्वल टू हो गया सिग्मा T2 पावर 4। गॉट इट माय पॉइंट? और ये जो सिग्मा है इसको बोलते हैं स्टीफन कांस्टेंट, स्टीफन नियतांक। सिग्मा जो है वो है स्टीफन नियतांक, स्टीफन नियतांक, स्टीफन कांस्टेंट, स्टीफन्स कांस्टेंट। चमका क्या? E T2 पावर 4 के प्रोपोर्शनल होगी। अब तो सिग्मा है, सिग्मा का जो वैल्यू होता है वो कुछ होता है 5.67 इंटू 10 टू पावर -8 वॉट मीटर स्क्वायर, इस तरीके का कुछ वैल्यू होता है। ये कांस्टेंट है, ये तो कांस्टेंट है, इसका कुछ ये वैल्यू मिलता है। मेन जो है वो तो ये है कि सिग्मा T2 पावर 4 के प्रोपोर्शनल आ गया। ये है स्टीफन का नियम। तो अगर स्टीफन का नियम पूछा जाए तो आपको क्या लिखना? डायरेक्ट स्टीफन का लॉ पूछ ले तो डायरेक्ट लिख देना, लेकिन डायरेक्ट नहीं पूछेगा, मतलब पूछ भी सकता है, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन जनरली नहीं पूछता है। डायरेक्ट आपको पूछेगा ऐसे ब्लैक बॉडी रेडिएशन क्या है, स्टीफन के नियम को बताइए। व्हाट इज ब्लैक बॉडी रेडिएशन एंड एक्सप्लेन द स्टीफन्स लॉ। तो ब्लैक बॉडी रेडिएशन की कहानी सुना देना पहले, तो ब्लैक बॉडी की कहानी, फिर उसका थोड़ा सा कर्व बता देना, फिर स्टीफन लॉ बता देना, फिर वीन का नियम बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और अगर वीन का पूछे तो वीन का बता देना। और अगर कर्व एक्सप्लेनेशन की बात बोले कि वक्र की व्याख्या कीजिए, तो वो भी बताना है, ये भी बताना, सब कुछ बताना है फिर, ठीक है। एक मार्क्स पे भी डिपेंड करता है कि कितने मार्क्स के क्वेश्चन में पूछा गया है। 2-2.5 नंबर के मार्क्स में पूछा गया तो फिर पूरी कहानी समझा देना। 1-1.5 में पूछा गया तो इतना ज़्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं, ठीक है। ये हो गया। अब देखो आगे क्या है। अभी क्या हो रहा है, ब्लैक बॉडी रेडिएशन में ये ग्राफ मिला और इस ग्राफ को एक्सप्लेन करने के लिए जुट गए सारे लोग कोशिश कर रहे हैं कि मैं इसको एक्सप्लेन कर दूं, मैं इसको एक्सप्लेन कर दूं, और एक्सप्लेन करते हुए इन्होंने ये 5-6 बातें बता दी। अब लोगों के पास में कहानी यहां पे आके रुक जाती है कि मुझे इसका एक फॉर्मूला चाहिए मैथमेटिकली। वो फॉर्मूला इस ग्राफ को बना दे, उस फॉर्मूले में अगर मैं वैल्यू रखूं लैम्डा के तो इस ग्राफ को वो बना दे, ऐसा कोई फॉर्मूला तो दो मुझे। तो लोगों ने कोशिश की, सबसे पहले वीन ने कोशिश की और वीन ने एक फॉर्मूला दिया, वीन का रेडिएशन फॉर्मूला। ये नेक्स्ट पॉइंट हो गया एक तरीके से 7वां। इसी के अंदर वीन का विकिरण सूत्र, वीन का विकिरण सूत्र, वीन्स रेडिएशन फॉर्मूला। तो वीन ने कोशिश की और वीन ने एक फॉर्मूला लेके आया। वीन ने बताया कि यू लैम्डा डी लैम्डा जो होता है वो a लैम्डा टू पावर -5 e टू पावर -hc अपॉन लैम्डा के टी इंटू डी लैम्डा, इस तरीके का एक फॉर्मूला दिया वीन ने, ठीक है। और उन्होंने बोला कि इस फॉर्मूले से काम बन जाएगा, लेकिन नहीं बना इससे काम। इससे जो ग्राफ मिलता है यू लैम्डा और डी लैम्डा, यू लैम्डा, हमारे को क्या करना है, ग्राफ बने ऐसा फॉर्मूला ही तो निकालना है। तो इस फॉर्मूले से जो ग्राफ बनता है वो कुछ इस तरीके का बनता है। मतलब स्टार्टिंग का काम तो हो गया, लेकिन बाद का काम नहीं हो रहा। ये ऐसे मुड़ के वापस आ जाना चाहिए था, ये इससे नहीं बन पाता है। मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ
कि लेमडा के कम मानों के लिए तो ये सेटिस्फाई कर चुका है, लेमडा के कम वैल्यूज के लिए तो ये सेटिस्फाई करता है। तो वीन का जो विस्थापन नियम है वो कम तरंग दैर्ध्य वाले, कम लेमडा वाले मानों के लिए तो संतुष्ट होता है। लेकिन मुझे तो ऐसा फॉर्मूला चाहिए जो सभी को संतुष्ट कर दे, पूरा ग्राफ ही बना दे। तो ये भाई साहब फिर नहीं बता पाए। यही तो क्लासिकल मैकेनिक्स है। क्लासिकल मैकेनिक्स यही तो है कि ये बता नहीं पाए। क्लासिकल मैकेनिक्स यही तो फेल हो जाती है। तो ये बता ही नहीं पाए कि ये आधा ही बना इनसे ग्राफ। तो फिर एक बंदे ने फिर कोशिश की, वो था नेक्स्ट पॉइंट में, तो ये लेमडा के कम वैल्यूज के लिए तो सही है ये। अब एक दूसरे ने साइंटिस्ट ने कोशिश की, वो दो लोग थे, एक तो रेले एक जीन्स, एक तो रेले, मेरे को रेले का स्पेलिंग कभी भी याद नहीं होता है, जो भी है, पर रेले एंड जीन्स, इन दो लोगों ने कोशिश की और इन दोनों ने अपना रेडिएशन फॉर्मूला दिया, रेले जीन्स रेडिएशन फॉर्मूला, रेले जीन्स विकिरण सूत्र। और इन्होंने जो विकिरण सूत्र दिया वो कुछ इस टाइप से था, यू लेमडा डी लेमडा। यू लेमडा की जगह कई जगह ई लेमडा भी लिखा हुआ देखोगे तो उसमें कोई परेशान होने की जरूरत नहीं, ई लेमडा भी लिखा हुआ मिल सकता है। ये 8 पाई के टी अपॉन लेमडा टू पावर 4 डी लेमडा, इस तरीके का फॉर्मूला दिया। और ये फॉर्मूले से भी पूरी कहानी एक्सप्लेन नहीं हो पाई। इस फॉर्मूले से जो ग्राफ बनाया गया वो ग्राफ कुछ इस टाइप का मिला, वो इस तरीके का ग्राफ मिला। मतलब लेमडा के हायर वैल्यूज को तो एक्सप्लेन कर पा रहा है, उच्च मानों को तो तरंग दैर्ध्य के उच्च मानों के लिए तो ये एक्सप्लेन कर पा रहा है, लेकिन लोअर वैल्यूज के लिए नहीं कर पा रहा। ये वाला लोअर वैल्यूज के लिए कर पा रहा था, ये हायर वैल्यूज के लिए कर पा रहा है, पर पूरा इनमें से कोई भी नहीं कर पा रहा। तो ऐसे आधा अधूरा काम तो नहीं चल सकता ना कि आधे इससे बना ले आधे उससे बना ले। मुझे तो एक ऐसा सॉलिड फॉर्मूला चाहिए जो कि सबको एक्सप्लेन कर दे, लोअर वैल्यू के लिए भी हायर वैल्यू के लिए भी। तो यहां पर आके इतनी कहानी बताई क्लासिकल मैकेनिक्स ने, और क्लासिकल मैकेनिक्स के सारे साइंटिस्ट फेल हो गए। यहां पर क्लासिकल मैकेनिक्स का फेलियर हो गया। ये चिरसम्मत यांत्रिकी के हिसाब से अकॉर्डिंग टू क्लासिकल मैकेनिक्स वी कैन नॉट एक्सप्लेन द थ्योरी ऑफ ब्लैक बॉडी। कृष्णिका विकिरण को नहीं समझा पाए हम लोग चिरसम्मत यांत्रिकी से। तो यहाँ पर हमारे को जरूरत पड़ी किसी दूसरी थ्योरी की, और वहाँ पर आए प्लांक जी, और प्लांक ने फिर बताया, और प्लांक ने फोटोन मान के अपनी थ्योरी दी, फिर प्लांक ने बताया, और प्लांक ने फिर इन एक एक को लपेट लिया। फिर प्लांक ने अपने फॉर्मूले के हिसाब से इसका फॉर्मूला भी निकाल दिया, ये फॉर्मूला भी निकाल दिया, ये फॉर्मूला भी निकाल दिया, और ये फॉर्मूला भी निकाल दिया। तो एग्जाम में इस तरीके से आता है कि प्लांक का थ्योरी क्या है, प्लांक के थ्योरी से वीन का विस्थापन नियम निकालो, ये स्टीफन का नियम निकालो, ये निकालो, ये कैलकुलेट करो। तो इन चारों में से कुछ ना कुछ पूछ लेता है, हो सकता है दो चीजें भी पूछ ले, ऐसे आता है कहानी। तो धीरे धीरे जो मैं यहां पर ये जो चीज बता रहा था, एक सेकेंड, ये जो मैं कहानी एक्सप्लेन कर रहा था आपको, ये कहानी धीरे धीरे अनफोल्ड हो रही है ना। एक बार मैं टाइम देख लूं, 5 मिनट बचे हैं अपने पास में। तो मैं जो आपको कहानी बता रहा था कि पहले ब्लैक बॉडी को पढ़ा हमने, फिर उसके बाद में कर्व को एक्सप्लेन कर दिया। कर्व में वीन का नियम आ गया, स्टीफन का नियम आ गया, एक एक लाइन में। वीन का नियम जो था वो लेमडा एम प्रोपोर्शनल टू 1/t आ गया। जो स्टीफन का लॉ था वो E इज प्रोपोर्शनल टू T⁴ आ गया। फिर वीन का जो रेडिएशन फॉर्मूला था, वीन का रेडिएशन फॉर्मूला यू लेमडा डी लेमडा इक्वल टू ए कोई कांस्टेंट है, ये लेमडा टू पावर -5 E टू पावर -hc अपॉन लेमडा के टी डी लेमडा, ये यहाँ पे आ गया। फिर रेले जीन्स का आ गया, रेले जीन्स का 8 पाई के टी अपॉन लेमडा टू पावर 4 डी लेमडा, ये आ गया। यहाँ तक की कहानी पढ़ ली हमने, रेले जीन्स तक की, ठीक है, ये कहानी पढ़ ली।
तो यहाँ से क्वेश्चन पुट अप हो सकता है कि ये क्या है और फिर इनमें से कुछ पूछ सकता है। कर्व का एक्सप्लेन पूछे तो कर्व का एक्सप्लेन कर देना, वीन का विस्थापन नियम पूछ सकता है, स्टीफन्स लॉ पूछ सकता है, कुछ भी पूछ सकता है। आगे बात समझ में। अब नेक्स्ट जो है हम लोग प्लांक का रेडिएशन फॉर्मूला पढ़ेंगे और फिर प्लांक के रेडिएशन फॉर्मूले से ये जो सारे चारों फॉर्मूले हैं ना, ये वापस से कैलकुलेट करेंगे प्लांक की हेल्प से, प्लांक वाले फॉर्मूले की हेल्प से। आगे बात समझ में। तो नेक्स्ट कहानी वहां चलेगी अपनी। क्लियर? चलो भैया इसको यहीं पे स्टॉप करते हैं, नेक्स्ट में हम लोग प्लांक के बारे में बात करेंगे। ठीक है, चलिए।